Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Anis Khan and in today's video lecture we are going to discuss another important topic from our chapter number 3, current electricity. And the topic which we are going to discuss now is Kirchhoff's rule. As you can see, it is written on board. Okay, so now discussed first rule. First rule is known as junction rule. Okay, and it is defined as in a closed circuit at any junction, net current entering the junction will be equal to net current leaving the junction. Okay, and we can also define this rule as at a junction in an electric circuit, algebraical sum of currents is always zero. Okay, so देखते हैं, देखो इस रूल को अच्छे से समझते हैं. So एक डायग्राम यहाँ ड्रॉ है और इस डायग्राम के ऊपर हम देख सकते हैं कि दिस इज जंक्शन. ओके, एंड हियर करंट I1 इज एंटरिंग द जंक्शन, करंट I2 भी एंटर कर रही है जंक्शन में और I3 करंट जो है वो जंक्शन को लीव कर रही है. तो यहाँ क्या इक्वेशन बनेगा, हम बोल सकते हैं I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I3. ओके, हमने यही कहा था, नेट करंट एंटरिंग द जंक्शन विल बी इक्वल टू नेट करंट लीविंग द जंक्शन. ओके, इसी रूल को एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि अलजेब्रिकल सम जो है वो कितना होगा इस कंडीशन में, जीरो होता है. अलजेब्रिकल सम की कंडीशन में जो करंट जंक्शन में एंटर करती है इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव, और जो करंट जंक्शन को लीव करती है दैट करंट इज कंसीडर्ड नेगेटिव. तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं यही बोलूंगा. देखो सेम है, बात कुछ भी नहीं है, बस रिप्रेजेंट करने के तरीके में डिफरेंस है. I1 और I2 जो है वो जंक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो वी विल कंसीडर I1 और I2 पॉजिटिव, और I3 को हमें नेगेटिव कंसीडर करना है. यहाँ लिखेंगे I3 और मैं लिख दूंगा इक्वल टू जीरो. यू आर गेटिंग इट, ये जीरो भी इक्वल हो गया. सो आई थिंक समझ में आ गया होगा. दोनों एक ही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, दोनों ही डेफिनेशन तुम्हारे पास है और आई थिंक दोनों ही डेफिनेशन हमें बहुत इजीली समझ में आ गई. ये रूल काफी सिंपल है, तो दोनों तरीके से डिफाइन करना है, नोट भी करना है. कैसे डिफाइन करेंगे हम जंक्शन रूल को, कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एट अ जंक्शन नेट करंट entering the junction will be equal to net current leaving the junction. Okay, and another type हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, और सेकंड तरीके से हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हम ये कहेंगे कि at a junction algebraical sum of currents is always zero. Okay, तो एक एग्जांपल है हमारे सामने यहाँ, ये एक क्वेश्चन, एक सर्किट ड्रॉन है और हमें ये देखना है कि यहाँ I1, I2 और I3 करंट कितने होंगे. जंक्शन रूल को यूज में लेते हुए हम यहाँ सीखेंगे, तो हमें हाथ क्या बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है. तो इसके एप्लीकेशन को हम देखते हैं. अगर हम यहाँ देखें इस जंक्शन पे, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ I1 हियर. तो I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये जंक्शन मैंने लिया है. इस जंक्शन पर I1 ये जो करंट है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर और 3 एम्पियर तीनों करंट एंटर कर रही है, तो इसे लीव होना पड़ेगा. ऐसे ये करंट वापस जाएगी, तो हम क्या कहेंगे बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 3 टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन, ये किसके इक्वल होगा बताओ, ये I1 के इक्वल होना चाहिए. तो बहुत इजीली हमने ये देख लिया. पहली वैल्यू हमारे सामने है, I1 इज 6 एम्पियर. बोलो क्लियर, ये जल्दी से आंसर तुमने भी निकाल लिया होगा. बहुत इजी है सर, ये तो काफी सिंपल है सिंपल. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं I2 करंट के लिए. ओके, तो अगर I2 करंट की वैल्यू हम देखें तो I2 करंट यहाँ जा रही है. अब हम इस जंक्शन से बात करेंगे, यहाँ 5 एम्पियर, यहाँ से कितनी करंट आ रही है, दिस इज 6 एम्पियर. अब हम जानते हैं करंट 6 एम्पियर है, 6 एम्पियर और यहाँ ये 6 एम्पियर. तो I2 जो है, ये जो करंट होगी ये किसके इक्वल होगी, 5 प्लस 6 प्लस 6. काफी सिंपल है ना, ठीक है ना. ये 6 और ये 5 तीनों एंटर कर रही है, यहाँ लीव कर रहा है. तो इस कंडीशन में I2 भी हमारे सामने है, कितना हो गया बताओ, इट इज 17 एम्पियर. काफी सिंपल. आई थिंक I3 तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो I3 मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ. ओके, सो आई एम लीविंग इट फॉर यू. फाइंड द वैल्यू ऑफ I3. ओके, तो और आंसर है जो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा यहाँ. तो ये क्लियर हो गया होगा, सिंपल रूल है. चलो अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इज सेकंड रूल, एंड सेकंड रूल इज नोन as you can see it is written on board, it is closed loop rule. okay, it is closed loop rule. अगर हम सेकंड रूल की बात करें, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज्ड लूप रूल पर ही बेस्ड होते हैं. चलो समझते हैं. इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं हम, और इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. तो क्या डेफिनेशन होगी, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ क्लोज्ड लूप, एक वो लूप जो पूरी तरह से क्लोज्ड हो. कहीं भी हो सकता है, एक सर्किट में हमें एक लूप लेना है जो पूरी तरह से बंद हो. फॉर अ क्लोज्ड लूप algebraical sum of potential differences, algebraical sum of change in potential
इज ऑलवेज जीरो। यानी किसी क्लोज्ड लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस होते हैं, जितने भी चेंज इन पोटेंशियल होते हैं, उन सब का अलजेब्रिकल सम हमेशा जीरो होता है। दिस इज सेकंड रूल विच इज कॉल्ड वोल्टेज रूल। इसे वोल्टेज रूल भी कहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इसे कहते हैं क्लोज्ड लूप रूल। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं हम इसको डिफाइन करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ क्लोज्ड लूप algebraical sum of EMFs is equal to algebraical sums of multiplication of I and R, current and resistor। तो जो भी मैंने डेफिनेशन बोली है एप्लीकेशन के बाद ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर एक हम इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल भी लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से याद कराऊंगा। देखो इसमें मैंने कहा अभी अलजेब्रिकल सम, यानी फिर से हमें प्लस और माइनस का यहाँ ध्यान रखना है। और प्लस और माइनस में बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, लेकिन हम इतने अच्छे से समझेंगे, अभी कॉन्सेंट्रेट करेंगे और एक रूल फिक्स कर लेंगे, हमारे लिए बहुत आसानी से सीख जाएंगे। तो मैंने कभी नहीं भूलो, इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है। सबसे पहले एक बिल्कुल सीधा साधा भोला वाला सर्किट मैंने यहाँ बनाया है। ये सर्किट यू कैन सी यहाँ पे बोर्ड पे है। इस सर्किट को ध्यान से देखोगे तो अब हम इसके लिए प्लस और माइनस सीख जाएंगे। अगर हम छोटे लूप को ले और इसके लिए रूल समझ जाएंगे, गेम के रूल्स अगर यहाँ समझ में आ गए, तो फिर ये सामने एक और सर्किट बना हुआ है, तुम देखना बहुत इजीली तुम इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए भी सेकंड रूल अप्लाई करना सीख जाओगे। तो चलो सीखते हैं प्लस और माइनस का गेम बाय टेकिंग दिस एग्जाम्पल, जो कि एक पहला एग्जाम्पल है, ठीक है ना। इस एग्जाम्पल को मैं यहाँ ले रहा हूँ। ओके, तो क्या रूल है? सबसे पहले हमें कोई भी जैसे सर्किट है, यहाँ काफी सारे लूप दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही लूप है, तो एक क्लोज लूप सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले क्लोज लूप सेलेक्ट कर लो। देखो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं ए ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी और दिस पॉइंट डी, ठीक है ना। मैंने ABCD एक लूप सेलेक्ट कर लिया है और मैं ABCD डायरेक्शन में ही चलूंगा, यानी मैं इस तरह से चलूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम चाहो तो क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखना। तो बाद में तुम चाहो तो क्लॉकवाइज लेके भी देख लेना, इक्वेशन सेम रहेगा, ठीक है। तो ABCD हमने अपने अकॉर्डिंग एक क्लोज लूप ले लिया। अब इस क्लोज लूप में हम ये रूल फॉलो करके दिखाएंगे। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या रूल है? सबसे पहले क्लोज लूप ले देना है। तो मैं यहां बात करूंगा फॉर क्लोज्ड लूप, फॉर क्लोज लूप ABCD। यू आर गेटिंग इट? ABCD। इस क्लोज लूप के लिए हम बात कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या होगा? तो लूप के डायरेक्शन में चलते हुए पहला रूल EMF के लिए, इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लूप और हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर स्ट्राइक कर रहे हैं, पहले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए तो सेल का EMF नेगेटिव लिखना है। इसका उल्टा अपने आप समझ में आ गया कि अगर सेल के नेगेटिव से टकराएंगे तो उसका EMF कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। यू आर गेटिंग इट? अब A से B की तरफ देखो, मैं यहाँ चल रहा हूँ, हमें यहाँ वोल्टेज कितना लिख रखा है? मैंने V लिख रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इस तरह से चल रहा हूँ, A से हम चले और सेल के कौन से टर्मिनल से पहले टकराए बताओ? हम पॉजिटिव टर्मिनल से पहले टकराए हैं। अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पहले टकराए हैं, इसका मतलब इसका EMF कैसा लिखना है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि प्लस से माइनस जाते टाइम पोटेंशियल गिरता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आता है। तो ध्यान रखना है, सेल के प्लस से टकराओगे तो माइनस साइन, सेल के माइनस से टकराओगे तो प्लस साइन, उल्टा उल्टा। ओके, तो सबसे पहले A से B जाएंगे, पहला रूल समझ में आ गया। ये तो हुआ EMF से रिलेटेड। दूसरा ये हुआ रूल। अब हम बात करेंगे रजिस्टर में। आगे चलो लूप में। अगर हम लूप के डायरेक्शन में जा रहे हैं और किसी रेजिस्टेंस पर, किसी रेजिस्टर पर अगर हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, और अगर हम करंट के ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव साइन आएगा। ओके, देखो बड़ा सिंपल है, उल्टा पुल्टा रूल है ये। देखो अगर हम लूप, पहले लूप सेलेक्ट कर लो, लूप के डायरेक्शन में चलो। पहला रूल, इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ लूप एंड वी स्ट्राइक ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल फर्स्ट, तो हमें कौन सा साइन लेना है? नेगेटिव साइन। अगर सेल के नेगेटिव से टकराएंगे देन वी विल टेक पॉजिटिव साइन। और अगर हम लूप के डायरेक्शन में चलते हुए वी आर मूविंग इन रेजिस्टेंस इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, देन वी विल टेक पॉजिटिव साइन। एंड इफ वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन वी विल टेक नेगेटिव साइन। ठीक है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ एक इक्वेशन बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो काफी सिंपल है। तो देखो ये रूल जो मैंने दोनों लिखे हैं इनको लिख लेना, अपने लैंग्वेज में लिख लेना, ध्यान से देख लेना, 5-10 सेकंड तक ध्यान से देखते रहना, तो अपने आप क्लियर होगा, माइंड में बैठेगा। 3-4 बार रिवाइज करना तो क्लियर हो जाएगा। देखो मैं बना रहा हूँ रूल, अब यहाँ इक्वेशन हम बनाएंगे, अपने आप सीख जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो रूल वैसे याद हो जाएगा। चलो ABCD रूल मैंने सेलेक्ट कर लिया था। A से B पर चलो। जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ तो A से B पर जाते टाइम बताओ प्लस माइनस, एक सेल बीच में आ रहा है, कौन से टर्मिनल से पहले टकराए हम? प्लस से। क्या लिख देंगे बताओ? माइनस का। यू आर गेटिंग इट।
सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए हैं तो हम लिख देंगे उसका जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है ईएमएफ है नेगेटिव आएगा -v। ओके, आगे बढ़ो। बी से सी पे जाओगे, बताओ कोई रेजिस्टेंस या कोई और एपरेटस है? यहाँ कोई भी एपरेटस नहीं है, यानी बी से सी के बीच में कोई एपरेटस नहीं है। सी से डी पर आओ, सी से डी पे आओगे तो हम वी आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है ना? करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट ऐसे जा रही है लेकिन हमारा लूप हमें सी से डी पर लेके जा रहा है। ओके, तो करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा। करंट कितनी है? आई, रेजिस्टेंस कितना है? आर। आई और आर का मल्टीप्लीकेशन, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? आई आर। तो ये हो जाएगा आई आर। और डी से पर आओ, फिर से कोई है क्या बोलूं? यहाँ नहीं है। अलजेब्रिकल सम कितना होता है? 0। यही हमने पढ़ा था क्लोज लूप रूल में कि अलजेब्रिकल सम कितना होता है? 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये इक्वेशन बनाया, यहाँ से मुझे रिजल्ट मिल जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। ये तो हमें याद भी है पर इसे लिखने का तरीका हमने सीखा। -v प्लस आई आर इज इक्वल टू 0। देखो, इस रूल को याद करने के कई सारे और भी ट्रिक हो सकते हैं लेकिन स्टैंडर्ड जो है इंपॉर्टेंट है वो यही याद रखना है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सही है। याद रखने के लिए तो हम इसे और इजी ट्रिक बना सकते हैं लेकिन फिलहाल हमें यही सीखना है। ठीक है, तो हमने सीखा, बहुत इजी था और अलग अलग हमें जो रूल्स हैं उनमें नहीं पढ़ना है। एक रूल सीख लो और बस उसी को फॉलो करो क्योंकि इसको अलग अलग रेफरेंस में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया होगा। तो हम अगर 3-4 जगह से डेटा कलेक्ट करिए तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए एक रूल सीख लो और उसी को ही फॉलो करना है। ठीक है, 3-4 को मिक्स करके कंफ्यूज नहीं होना जैसे कि बच्चे अक्सर हो जाते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा? बिल्कुल सिंपल है। तो ये रूल सीखना है और ये इक्वेशन बनाना है। अब हम इस सेकेंड एग्जाम्पल के लिए ये फॉलो करेंगे और अब हम इस सेकंड एग्जांपल में अलग अलग लूप के लिए जो इक्वेशन है वो बनाएंगे। ओके, तो चलो देखो ये किस तरह से बनेगा। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले मैं क्लोज लूप ले रहा हूं। बताओ कौन सा क्लोज लूप लूं? फॉर क्लोज्ड लूप। चलो हम ऊपर वाला क्लोज लूप ले लेते हैं, ठीक है ना? फॉर क्लोज लूप ए से डी, ए डी सी, यहां मैं लिख रहा हूं बी ए। ओके, बात समझ में आ गई क्या? क्लोज लूप क्लियर है? ए डी सी बी ए से स्टार्ट किया था मैंने और वापस ए पर ही आ चुका हूं। इसका मतलब लूप जो है वो पूरी तरह से क्लोज्ड है। चलो स्टार्ट करते हैं रूल के अकॉर्डिंग। ए से बी की तरफ चलो, ए से डी की तरफ। ओके, ए से डी जा रहे हैं। पहले कौन आ रहा है बताओ? सेल। सेल के कौन से टर्मिनल से टकरा है? प्लस से, तो क्या लिखना है? माइनस। माइनस का A2। बात समझ में आ गई? चलो आगे। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। करंट के ऑपोजिट जाते हैं तो पॉजिटिव लिखना होता है। करंट के अगर हम करंट के सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो नेगेटिव। तो ठीक है, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो प्लस लिखेंगे। बताओ प्लस का कितना आएगा? प्लस का आएगा I2 R2। सिंपल। चलो आगे बढ़ो। फिर डी से सी जा रहे हैं। ओके, कुछ नहीं है यहाँ पे रास्ते में। सी से आगे बढ़ो बी की तरफ। पहले कौन आया? रेजिस्टेंस। अब इस बार देखो हम करंट के ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस R1 रेजिस्टर पर लूप के अकॉर्डिंग जब हम चल रहे हैं, हमारा लूप इस तरह से मैंने एंटी क्लॉक लिया है। ठीक है, तो जब हम लूप के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें देख रहे हैं R1 पर कि वी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑफ करंट इन रेजिस्टर R1। तो बताओ कितना हो जाएगा? माइनस का इट इज I1 R1। करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव आएगा क्योंकि पोटेंशियल घटता है। आगे चलो, सेल के माइनस से टकराए ना, माइनस से टकराएंगे तो प्लस, तो इतना आ जाएगा वो तो प्लस E1। आगे चलो, B और B से A पर आओ। तो इस कंडीशन में पूरा लूप कंप्लीट हो चुका है और हम A पर वापस आ चुके हैं और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई एपरेटस नहीं है। तो बताओ टोटल कितना होना चाहिए? ये 0 होना चाहिए। तो मैंने इस क्लोज लूप के लिए ये इक्वेशन बनाया। शायद समझ में आ गया होगा। अच्छे से देखना है, दिमाग में जो है रूल को फिट कर लेना है। अब देखो, अगर कोई क्लॉकवाइज ये सेलेक्ट करता तो कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बस इतना होता कि यहाँ जो टर्म हमने नेगेटिव लिखी है वो पॉजिटिव आ जाएंगी और जो टर्म हमें पॉजिटिव मिली है वो नेगेटिव हो जाएंगी। बाकी एक्सप्रेशन पर, इक्वेशन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो एक लूप और ले लेते हैं। फॉर क्लोज्ड लूप। अब AFEDA। ओके, बस समझ में आ गई। अब मैं नीचे वाला लूप ले रहा हूं, AFEDA। ओके, AFEDA। चलो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। हम ऐसा करते हैं, क्लॉकवाइज लेते हैं ADEFA। सर आप बार बार एंटी क्लॉक ही ले रहे हो, चलो क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ठीक है ना? तो हमने एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे रूल लिया है। इसके लिए इक्वेशन हम बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ए से डी की तरफ बढ़ो।
सो ए से डी की तरफ जा रहे हैं, पहले वही सेल हमारे सामने आया, बोलो इस सेल की कंडीशन में पॉजिटिव टर्मिनल से टकराएंगे तो माइनस का E2 आ रहा है ना समझ में, प्लस से टकराओ तो माइनस लिख दो, प्रैक्टिस होती चली जाएगी। ठीक है, आगे चलो, रेजिस्टर में वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना, फॉर रेजिस्टेंस R2, सो पॉजिटिव आएगा प्लस I2 R2, क्लियर। नाउ आगे बढ़ो, डी से ई कोई ऑपरेटर्स नहीं, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, इससे आगे बढ़ो, नाउ वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, कौन से रेजिस्टर की बात हो रही है, R3। जब करंट के ऑपोजिट जाते हैं तो फिर से कैसा आएगा बताओ, पॉजिटिव आएगा, प्लस करंट कौन सी है बताओ, इसमें करंट है I1 प्लस I2, तो टोटल लिखना पड़ेगा तुम्हें I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है बोलो, R3। यू आर गेटिंग इट, रेजिस्टेंस कितना है, R3 है। आगे चलो, कोई ऑपरेटर्स नहीं, वापस ए पर आ गए, ये टोटल कितना होना चाहिए, ये टोटल 0 होना चाहिए। सो ये रूल है। यहाँ एक और क्लोज लूप तुम्हें दिख रहा है, दो क्लोज लूप के लिए तो मैंने बना दिया है, एक तो इसके लिए और दूसरा इस क्लोज लूप के लिए। एक कंप्लीट रूल है, कंप्लीट लूप है, A B C D E F A, ठीक है ना, ये बाहर वाला आउटर A B C D E F A। तो ये तुम्हें बनाना है, वीडियो को पॉज करो, इसको बनाओ जल्दी से और फिर आंसर को मैच कर लेना। देखो मैं इसके लिए जो है आंसर वो बोल रहा हूँ क्या होना चाहिए इसके लिए, चलो हम लिख लेते हैं यहाँ नीचे, मैं इसके लिए लिख रहा हूँ, लास्ट वाला लूप है हमारा, कौन सा लूप है बताओ, कंप्लीट लूप है A B C D E F A, ठीक है ना। इस लूप के लिए मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, चलो लिखते हैं इसके लिए इक्वेशन क्या होगा। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगा, सबसे पहले बताओ कहाँ से स्टार्ट होगा, A से B, कुछ नहीं, B से C जाओ, सेल के प्लस से टकराए तो माइनस का E1, क्लियर, पहला आ चुका है माइनस E1। चलो आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टेंस आया वापस से, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट को ऑपोजिट जाते तो प्लस आता है, प्लस I1 R1। चलो आगे, यहाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, यहाँ पर फिर से रेजिस्टर मिला, फिर से हम करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, करंट के ऑपोजिट जाते हैं तो फिर से प्लस आएगा। करंट कितनी है बोलो, करंट है I1 प्लस I2, क्लियर, I1 प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है बोलो, R3, रेजिस्टेंस है R3, और वापस से हम आ गए, तो बस ये तीन ऑपरेटर्स हमें मिले, ये किसके इक्वल हो जाएगा बोलो, ये 0 के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर the final loop which is A B C D E F A। okay, so that's it about Kirchhoff's rule। तो हमने Kirchhoff के दोनों रूल सीखे। now we are going to discuss a very interesting numerical, ताकि ये जो concept अभी हमने सीखा ये बिल्कुल। so now we are going to discuss an example from NCERT chapter number 3। okay, so this example is based on Kirchhoff's rule, as you can see it is written on the board, and the question is a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite ends of a cubical network। Find equivalent resistance current along each edge of the cube। okay, so इस तरह से हमें एक cubical network given है, और इस cubical network के diagonally opposite ends जो हैं, यहाँ पर एक 10 volt EMF वाली बैटरी कनेक्टेड है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है यहाँ, और फिर इस तरीके से ये नेटवर्क है। और अब हम ये देख सकते हैं कि यहाँ 12 रेजिस्टर्स हैं इस क्यूबिकल नेटवर्क में, ईच ऑफ 1 ओम। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट फ्रॉम ईच एज। ओके, तो ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें इस डायग्राम में करंट डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी, और करंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम किरचॉफ का सेकंड रूल यहाँ अप्लाई करेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज। फिलहाल अगर हम क्यूबिकल नेटवर्क को देखें तो यहाँ में कोई सीरीज पैरेलल डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। जब सीरीज और पैरेलल में से कोई भी हमें वहाँ पर विजिबल नहीं हो, हमें नहीं पता चल रहा हो, तो किरचॉफ रूल से हम उस तरह के क्वेश्चंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं और इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो बहुत इजी है सॉल्व करने से। तो मैं करंट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, सबसे पहला स्टेप होगा कि करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सपोज सेल से कितनी करंट जा रही है, आई, ठीक है, आई करंट हमने यहाँ सेल से ली है। हम और भी वैल्यूज ले सकते हैं यहाँ पर, चलो कोई नहीं, हम पहली बार ये क्वेश्चन डिस्कस करें तो सिंपल रखते हैं। आई करंट मैंने यहाँ ली है, ठीक है। इस आई करंट को फर्दर हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ। अब करंट हमें इस तरह से लेनी है ताकि कम से कम अननोन क्वांटिटीज रहे। अगर ज्यादा अननोन करंट हो जाएंगे तो इक्वेशन भी उतनी ज्यादा बनाने होंगे। सपोज 2 करंट अननोन है तो हमें 2 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। 4 करंट अगर अननोन आ गई हमारे सर्किट डायग्राम में तो हमें 4 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। इसलिए हमें सिंपल रखने के लिए ये ध्यान देना है कि कम से कम करंट अज्यूम करनी पड़े, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो करंट मैंने यहाँ आई ली है, चूंकि यहाँ सिमेट्री है डायग्राम में तो आई इक्वली 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ जाएगी I/3 एज यू कैन सी। इस वाले वायर में भी कितनी करंट जाएगी बोलो, I/3, और यहाँ भी कितनी करंट जाएगी, यहाँ भी करंट जाएगी I/3।
क्लियर। तो तीनों वायर में I/3 करंट गई, ये I/3 करंट आगे बढ़ेगी और फर्दर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ और यहाँ, ठीक है। यहाँ जो करंट जाएगी इस वायर में, I/3 को दो पार्ट में डिवाइड करो, यहाँ करंट होगी I/6 और यहाँ भी करंट कितनी होगी I/6। ठीक उसी तरह से ये I/3 भी फर्दर दो करंट में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ एज यू कैन सी यहाँ भी होगा I/6, देख रहे हो ना, I/3 को हाफ करो I/6 और यहाँ भी करंट कितनी जाएगी बोलो, यहाँ भी करंट जाएगी I/6। I/3 करंट इस तरह से फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, यहाँ ये हो जाएगा I/6 और यहाँ भी करंट कितनी हो जाएगी I/6, ठीक है। करंट सेटिस्फाई होनी चाहिए सर्किट में। आगे देखो I/6 करंट यहाँ से आएगी, I/6 करंट यहाँ से आएगी, तो यहाँ इस वाले वायर में I/6 प्लस I/6 वापस से करंट हो जाएगी I/3। I/6 from here, I/6 from here, again current in this resistor will be I/3, okay। फिर यहाँ से I/6 यहाँ से और I/6 यहाँ से वापस से करंट कितनी हो जाएगी बोलो, अगेन I/3 और I/3 प्लस I/3 प्लस I/3, फिर से सर्किट में करंट कितनी हो गई I। सो इस तरीके से हमने टोटल 12 रजिस्टर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया काफी सिमेट्री से, और हम ये देख सकते हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम कि सिर्फ हमें एक करंट ही माननी पड़ी, यहाँ अज्यूम करनी पड़ी सिर्फ I, और उसके बाद सिमेट्रिकली हमने पूरे सर्किट में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जैसा कि तुम डायग्राम में देख सकते हो, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक क्लोज लूप सेलेक्ट करते हैं। आई एम टेकिंग दिस पॉइंट A, सपोज ये B है, दिस इज C, D, E, F और ये वापस से A आ गया, क्लियर। बाहर से मैंने एक लूप सेलेक्ट किया है, आउटर कोई भी लूप सेलेक्ट कर सकते हो, तो मुझसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। इसी रखने के लिए मैंने ये बिल्कुल आउटर वाला जो लूप है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग। और अब हम इस लूप में सेकंड रूल अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं। फॉर क्लोज्ड लूप, फॉर क्लोज्ड लूप A B C D E F A, ओके। A B C D E F A, इस लूप के लिए अगर हम बात करें A से B, बताओ कोई आया यहाँ पर, कोई एपरेटस कुछ भी नहीं है, कोई सेल नहीं है, कोई रेजिस्टर नहीं है। चलो B से C की तरफ बढ़ो, B से C की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस है 1 और करंट है I/3, तो I है I/3 और R कितना है 1, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। C D, वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन, चलो करंट की डायरेक्शन में हमने रूल सीखा था, यहाँ पर B और C की कंडीशन में वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव आएगा -I/3 into 1, ओके। आगे बढ़ो, चलो C से D की तरफ हम मूव कर रहे हैं, अगेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज होगा, बताओ फिर से कितना आएगा -IR, करंट कितनी है इस बार I/6 और R कितना है 1, क्लियर। C से D I/6 1, आगे बढ़ो, फिर से करंट I/3 1 और अगेन वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो यहाँ भी पोटेंशियल गिरेगा, तो बताओ कितना आएगा -I/3 into 1, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, जो रूल हमने सीखा था अभी थोड़ी देर पहले हम अप्लाई कर रहे हैं उसे आगे बढ़ेंगे। इससे F की तरफ कुछ नहीं है, यहाँ पे कोई एपरेटस नहीं है, F से वापस A की तरफ आओ, I तो रास्ते में एक सेल हमें मिला है, कौन से टर्मिनल से पहले टकरा रहे हैं हम, माइनस से, तो बताओ जब हम इस तरह से आएंगे और माइनस वाले टर्मिनल से पहले टकराएंगे तो माइनस से टकराते हैं तो EMF कैसा आता है बोलो, पॉजिटिव आता है, बिल्कुल सही, तो ये आएगा +10 और ये सब किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, ये इक्वल हो जाएगा 0 के, क्योंकि यही है सेकंड रूल की नेट EMF, जो कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है क्लोज लूप में, उसका अलजेब्रिकल सम जो होगा वो हमेशा 0 होगा। तो हमने माइनस और प्लस साइन के साथ बिल्कुल एकदम इक्वेशन बनाया। अब देखते हैं यहाँ करंट कितनी आती है, इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं -I/3, 10 इसको उधर ले जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म में माइनस वाले सबको उधर लेके जा रहा हूँ, 10 इधर हो जाएगा और हमें मिलेगा I/3 प्लस I/6 प्लस I/3, क्लियर। तो एलसीएम अगर हम देखें तो कितना एलसीएम आ रहा है बोलो, यहाँ 6 एलसीएम आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ हम देखेंगे एलसीएम आ रहा है 6, ओके। तो बस यहाँ आप सॉल्व करेंगे कि 2 टाइम्स जा रहा है तो 2I प्लस I, अगेन यहाँ कितना मिलेगा 2I, बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम ये। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम देखें तो ये 60 हो जाएगा और यहाँ हमें टोटल कितना मिल रहा है 5I। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ 5I is equals to 60, so I is equals to 12 एम्पियर। तो आंसर हमारे पास मिल चुका है, पहले करंट हमें मिल चुकी है और करंट कितनी बताओ, करंट है 12 एम्पियर, 12 एम्पियर करंट है। यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि इस क्यूबिकल नेटवर्क में 6 रेजिस्टर ऐसे हैं जिनमें करंट है I/3, यानी 12/3, यानी कितनी होगी बोलो 4 एम्पियर। यानी हमारे पास 6 रेजिस्टर तो ऐसे हैं जिनमें करंट 4 एम्पियर होगी
और बाकी जो 6 है उनमें करंट है I/3 और I/3 की कंडीशन में कितना होगा बोलो, सॉरी I/3 बाकी है I/6, I/6 कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 6 यानी 2 एम्पियर, यानी कि 6 रेजिस्टर ऐसे होंगे जिनमें करंट का अमाउंट होगा 4 एम्पियर, ठीक है, और 6 रेजिस्टर ऐसे होंगे जिनमें करंट जो होगी वो कितनी होगी 2 एम्पियर होगी। तो यहाँ हम रिजल्ट लिख सकते हैं कि जो 6 रेजिस्टर है I/3 के अकॉर्डिंग, ये किसकी वैल्यू निकालिए बताओ, दिस इज I/3 एंड दिस इज I/6। तो हमें हर एज में करंट पता चल चुकी है, इतना हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। अब बात आती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालें, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बहुत इजी है, बहुत आसान है। देखो इस पूरे नेटवर्क का जो रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट ले लो। इस पूरे नेटवर्क को यहां से हटा के अगर मैं एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दूं और वो अकेला रेजिस्टेंस इस सेल से 12 एम्पियर करंट ड्रॉ कर ले, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि वो अकेला रेजिस्टेंस इसके इक्विवेलेंट की तरह वर्क कर रहा होगा। तो उस केस में बताओ क्या होगा, क्या कंडीशन होगी। अगर हम उस कंडीशन में इसको डिस्कस करें तो हम यह बात करेंगे, सपोज वी आर टेकिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। तो ये जो नेटवर्क है देखो ये कैसा हो जाएगा, मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। यहाँ ये R इक्विवेलेंट है, मैंने पूरा क्यूबिकल नेटवर्क हटा दिया है, और क्यूबिकल नेटवर्क हटा देने के बाद ये जो पॉइंट है ये E होगा और ये जो पॉइंट है ये B होगा, ठीक है ना। B और E के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ हमारे पास एक सेल है, एक की है, और उसको हमने फर्दर यहाँ कनेक्ट कर दिया। ये कितना है बताओ 10 वोल्ट प्लस माइनस, ठीक है। करंट हमारे पास है, करंट कितनी है 12 एम्पियर। सो बताओ V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू R equivalent is equals to V upon I, और ये V upon I होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो बोलो V कितना, अगर हम V देखें तो V है 10 और I कितना है बोलो, I हमारे पास है 12। तो बताओ R equivalent कितना आ जाएगा 5/6 ओम। तो यहाँ आंसर होगा हमारा 5/6 ओम। क्लियर। तो काफी सिंपल ये क्वेश्चन था, काफी पॉपुलर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम इस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने किरचॉफ के जो सेकंड रूल है क्लोज लूप रूल, या जैसे हम वोल्टेज रूल बोलते हैं, उसके एप्लीकेशन को सीखा। So that's it for this video lecture. Carry on with your studies. Don't forget to like, share and subscribe these videos. Share these videos with your friends as much as you can. Press the bell icon as well so that you can get the notifications. Okay, so अपनी स्टडी में बने रहिए. If you are facing any doubt, you are allowed to ask on WhatsApp. You are allowed to ask on comment section. Okay, so now see you in next class. Till then, take care.